आज करना है टॉपिक हेरिडिटी। लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था अपना टॉपिक। कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। एक बार रिकैप करके फिर नेक्स्ट आगे करें। हेरिडिटी में फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, करा चुकी हूँ लास्ट क्लास में, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन थे, डब्ल्यू बैटसन। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन थे, डब्ल्यू बैटसन। और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन थे, E.H. मॉर्गन। 3 पढ़े थे, ये तीनों हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू बैटसन। और उसके बाद फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, जिसके साथ उनका कोऑर्डिनेशन था, मॉर्गन। ठीक है, आप फुल फॉर्म में बोल दो। हमने उसमें पढ़े थे कि हेरिडिटी है क्या। हेरिडिटी कंबाइंड कलेक्शन है। काय का कंबाइंड कलेक्शन है, वेरिएशन और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में आना। उसको हम कंप्लीट फॉर्म में क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं वो कहलाते हैं जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और उन कैरेक्टरिस्टिक्स में जब वो पेरेंट से बच्चों में आते हैं तो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। क्यों वेरिएशंस होते हैं, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। किसी भी चीज़ की इनहेरिटेंस के लिए क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए। रिप्रोडक्शन दोनों तरह से हो सकता है, ये सेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स में और में कैसा रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल। हायर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स में कैसा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल। अब चांसेस की बात यह है कि जब रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है तब वेरिएशन के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि वो उसी पेरेंटल सिंगल पेरेंट बॉडी से बनता है। वेरिएशंस जो उस दिन बता रही थी मैं, तो कुछ चीज़ें रह गई थी। वेरिएशंस में एक सबसे टर्निंग पॉइंट ये है कि जब वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ होगा जब वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा तो वेरिएशन ज़्यादा होगा, यानी कि हायर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स में डिसिमिलरिटीज ज़्यादा मिलती हैं। क्यों, क्योंकि दो पेरेंट, मदर और फादर, मैटरनल ट्रेट्स आते हैं और पैटर्नल ट्रेट्स आते हैं। इसलिए जब वो जाइगोट बनाएंगे तो 23 क्रोमोसोम्स की जब पेयरिंग होगी तो एरिलसोल जीन बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में आगे मॉडिफाई होने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद पेरेंट्स से बच्चों में आएंगे। एसेक्सुअल में क्या है, उसी बॉडी से डेवलपमेंट होना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सिंपल आपने प्रोसेसेस पढ़े होंगे, फ्यूजन वगैरह ये सब तो उसी पेरेंट बॉडी से बनता है, तो सिमिलरिटीज ज़्यादा होंगी, डिसिमिलरिटीज कम होंगी। वेरिएशन किस में ज़्यादा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन ज़्यादा होंगे। अब वेरिएशन के बाद बात आई थी क्रोमोसोम की। जीन क्या है, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ DNA विच कैन क्रिएट अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ RNA। जो एक प्रोटीन और RNA बनाने के लिए कैपेबल हो वो क्या कहलाता है, जीन। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ DNA विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ प्रोटीन और अ कंप्लीट RNA। अब आपने, जब मैंने उस दिन एक चीज़ और बताई थी आपको कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं कि क्रोमोसोम ऐसा है या क्रोमोसोम ऐसा है। बीच में सेंट्रोमियर है आपका। क्रोमोसोम जब न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है, ये भी उस दिन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए थे, चूंकि आज कई बच्चे नए हैं इसलिए मैं 2-3 चीजें रिपीट कर रही हूँ। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा है, बिखरा हुआ पड़ा है। अब जरूरी है कि जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा है यही जीन हो जाएगा। जीन एक कंडेंस फॉर्म हो जाती है। जीन क्या हो जाती है, कंडेंस। सॉरी, क्रोमोसोम क्या हो जाती है, कंडेंस फॉर्म हो जाती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बिखरे पड़े हैं, किसके ऊपर कॉइल्ड होते हैं, कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। बीच में कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो जब ये कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं तो ये कॉइल्ड हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना किसी चीज को ऐंठ लिया, रस्सी की तरह ऐंठ लिया, उस तरह से। और ये डबल क्यों दिख रहा है, ये मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, अगर याद हो तो लास्ट क्लास में।
जब ये रेप्लिकेशन के दौरान अपनी कॉपी बनाएगा तो ये सेम एक अपने जैसा क्रिएट करेगा, लेकिन वो बॉडी से डिटैच नहीं हो रहा, उसी के साथ कनेक्टेड है, तो क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर ये भी। लेकिन अगर नॉर्मल क्रोमोसोम की बात की जाए तो नॉर्मल क्रोमोसोम ये होगा, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। क्या कहलाएगा ये? रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल क्रोमोसोम। फिर 3 चीजें और बताई थी, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और एक नया टर्म और बताया था आपको, हेमीजाइगस। होमोजाइगस कब होगा? सबसे पहली बात, एलिल क्या है और ट्रेट क्या है। जब इन्होंने अपनी खोज ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब अपनी रिसर्च की, तब तक जीन नाम आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। तब क्या नाम था? फैक्टर नाम था, उसको फैक्टर बोलते थे। उनकी डेथ के कई साल बाद, लगभग 70 साल बाद, 60 साल बाद उनको आइडेंटिफिकेशन मिली, जब उनकी पूरे पोस्टुलेट्स को दोबारा रिडिस्कवर किया गया, उनके बारे में दोबारा थ्योरीज बनाई गई। तो फैक्टर नाम जब उन्होंने दिया, तो फैक्टर किसको नाम दिया था? जीन को। बाद में नाम मॉडिफाई होकर क्या आया? जीन आया। अब जब कोई भी क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम्स हैं, उनमें बहुत सारे ट्रेट्स हैं, बहुत सारे जीन्स हैं। अब वो जो जीन्स पे ट्रेट्स हैं वो बहुत सारी क्वांटिटी में है। उसके बाद एलिल्स आ जाएंगे। एलिल्स क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, अल्टरनेट्स है। एक मान लीजिए जीन है, वो आई कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज करिए एक ट्रेट, जीन से रिलेटेड पार्ट, दो चीजें ऐसे लिखिए, यहाँ लिखिए जीन, यहाँ लिखिए कैरेक्टर। यहाँ पर जीन के साथ अपन उसको क्या बोल देंगे? एलिल। यहाँ पर क्या बोलेंगे? ट्रेट। सपोज करिए कोई भी जीन लिया, ये जीन एक लिया जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आई कलर। अब आई कलर में कैरेक्टर क्या है? सॉरी, यहाँ पे लिखिए कैरेक्टर में। अब आई कलर मैंने बताया था ब्लू भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। तो आई कलर में दो ट्रेड्स आ रहे हैं कि नहीं? एक मैटरनल मान लीजिए, कोई भी एक पैटर्नल मान लीजिए, किसी को भी, वो आपकी चॉइस है, आप जिसको मैटरनल चाहें मैटरनल माने, जिसको पैटर्नल चाहें पैटर्नल माने। तो आई कलर किसका कैरेक्टर हो गया? ये जीन का कैरेक्टर हो गया ना। अब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ट्रेट मान लीजिए हमने लिया, तो आई कलर में हमने एक को ब्लू कैपिटल लिख लिया, एक को स्मॉल लिख लिया। समझाने के लिए मैंने टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनाया कि आपके जो थोड़े बहुत भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक कैरेक्टर को। अब ये जो जीन है, किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है? आई कलर को। आई कलर 2, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, सिर्फ 2 लेते हैं हम अल्टरनेटिव फॉर्म में, तो मैंने ब्लू और ब्राउन लिया। तो ये कैरेक्टर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल हो गया? ट्रेट। 2 ट्रेट हो गए, ब्राउन हो गया और ब्लू हो गया। अब इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे जीन के लिए एलिल फॉर्म में, तो हम इसको बीबी और स्मॉल बीबी ऐसे बना के लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? दिस इज कॉल्ड एलिल। जब अल्टरनेटिव फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो एलिल कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस इसी के साथ था। अपन टॉल और डॉर्फ लेते हैं, वो सबसे इजी है, और अभी जो लॉ स्टार्ट करेंगे उसमें भी टॉल और डॉर्फ ही करेंगे। एक टॉल ले लिया और एक डॉर्फ ले लिया। तो जब ये गैमीट फॉर्मेशन होंगे इनके, तो गैमीट कैपिटल टी बने, इससे स्मॉल टी बने। जब ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे या जब क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो 2 तरह की चीजें बने। अगर एक ही ट्रेट के दोनों वो हैं उसमें, तो क्या कहलाएगा? होमोजाइगस। क्या कहलाएगा? होमोजाइगस, क्योंकि दोनों सेम है। दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? होमोजाइगस। अब यहाँ डिफरेंट आ गया, एक टॉल का आ गया, एक डॉर्फ का आ गया, तो ये क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड हेट्रोजाइगस। ये सब चीजें मैं बता चुकी थी, रिपीट कर रही हूँ आपके लिए। स्पेलिंग्स इग्नोर कर दीजिएगा, ई आई कहीं पे प्रॉब्लम हो। एक शब्द मैंने और बताया था,
हेमीजाइगस। हेमीजाइगस क्या है, आपने सुना है 22 क्रोमोसोम्स होते हैं पेयरिंग में, XX ही होते हैं, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, दे आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, क्योंकि दोनों सेम है तो कहलाएंगे ऑटोसोम्स। तो 22X को हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोम्स। सब में XX है, 22 है। 23rd क्रोमोसोम मेल में XY, फीमेल में XX। तो वो केवल मेल में एक अल्टरनेटिव फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है X और Y की, जिसमें 50% चांस होते हैं आने वाला चाइल्ड गर्ल हो, 50% चांस होते हैं आने वाला चाइल्ड बॉय हो। तो जो वो XY क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करने वाला मेल है, इट इज, इस कैरेक्टर को अपन बोलेंगे हेमीजाइगस। क्या बोलेंगे इसको, हेमीजाइगस, क्योंकि वो सिर्फ मेल में रिप्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं होता, डिफरेंट फॉर्म है। उसको हम परमानेंट हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि हेटेरोजाइगस होमोजाइगस तो कॉमनली मेल फीमेल दोनों में यूज हो रहे हैं। कौन सा ट्रेट आना, किसको डोमिनेंट बनना है, किसको रिसेसिव बनना है, ऑफस्प्रिंग में क्या आएगा। हेमीजाइगस वर्ड किसके लिए, XY क्रोमोसोम जो मेल रिप्रेजेंट करेगा, इट इज कॉल्ड हेमीजाइगस। क्लियर बात। एक और चीज है, होमोलोगस बताएगा कोई, होमोलोगस क्या है। लोकस बताया था मैंने, लोकेशन, वर्ड से बना है आपका लोकस, उसको लोकाई भी कह सकते हैं। किस जगह प्रेजेंट है वो ट्रेट, जीन में किस जगह प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पर वो जीन किस जगह प्रेजेंट है, उनकी पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, लोकस। होमोलोगस क्या है, होमोलोगस मान लीजिए दो क्रोमोसोम है, दीज आर टू क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका आई कलर का सेगमेंट है, दोनों में एक को फादर का पैटर्नल मान लिया, एक को, दोनों है। अब दोनों एक ही ट्रेट को, एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वेरिएशन के हिसाब से दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे दो क्रोमोसोम जो एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इनके एलेल डिफरेंट हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक ही मतलब क्रोमोसोम का नंबर मान लीजिए 4th नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या 5th नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ही कैरेक्टर को। सपोज करिए आई कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही पोजीशन पे, एक ही जगह पे हैं, लेकिन इनके जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तब ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। अब दो तीन चीजें और कर लीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर आ जाएगा मोनो, नाम से ही क्लियर है, सिंगल वन। जब हम सिर्फ एक ट्रेट को लेकर अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं, तब इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड क्या है, व्हाट इज हाइब्रिड, हाइब्रिड मीन्स जो हमने आर्टिफिशियल मेथड से, जैसे कि मेंडल्स ने जो F1 F2 जनरेशंस बनाए, वो ऑल क्या थे, हाइब्रिड से सारे, क्योंकि जो ट्रेट उनको चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने उनको चाहिए, उन्होंने उसके लिए उस तरह से प्लांट को लिया, उसमें एमेस्कुलेशन कराया, उसके हिसाब से डिजायर्ड ट्रेट्स उन्होंने ऑब्टेन किए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम क्या लेंगे, सिंगल, जब हम एक ट्रेट लेंगे, मान लीजिए हमने एक लिया टॉल और डॉन, एक ही लक्षण लिया हमने, क्या ले लिया लक्षण, हाइट ले लिया आपने कैरेक्टरिस्टिक में। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस, नाम से ही क्लियर है, डाई मीन्स टू। तो हम दो ट्रेड्स ले लेंगे, मान लीजिए हमने पी प्लांट की ही बात करते हैं आप, तो आपने सीड कलर ले लिया, एक आपने ले लिया सीड कलर। एक सीड कलर कैसा है, राउंड है या रिंकल्ड है, सपोज करिए। एक आपने ले लिया सीड शेप ले लिया, शेप लिख दें इसको, एक सीड का कलर ले लिया, एक आपने सीड का शेप ले लिया। अब सीड कलर में दो अल्टरनेटिव्स आ जाएंगे, एक येलो आ जाएगा और एक ग्रीन आ जाएगा। सीड शेप में राउंड और रिंकल्ड आ जाएंगे।
येलो और ग्रीन लेंगे तो उसके लिए एक रूल आपने पहले, आप सबको पता है, इतना आपने पढ़ा हुआ है पहले से, कि अपन उसको वाई और जी नहीं लिखेंगे। अपन उसको रिप्रेजेंट जब करेंगे तो कैपिटल वाई वाई से कर लेंगे और स्मॉल वाई वाई से कर लेंगे। कैपिटल वाई वाई मतलब एक डोमिनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए कैपिटल है, एक रेसेसिव रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए स्मॉल है। सेम राउंड और इंकल्ड में हम ऐसा नहीं लिखेंगे, राउंड और इंकल्ड में हम क्या लिख लेंगे, कैपिटल आ रहा है और स्मॉल आ रहा है। तो जब हम इन दो ट्रेड्स को एक साथ क्रॉस कराएंगे, यानी कि y स्मॉल y, तो ये क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब सिंगल ट्रेड को क्रॉस फर्टिलाइज कराएंगे तब वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। जब दो ट्रेड्स ले लेंगे, दो कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेंगे, तब वो कहलाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। की जेनेटिक्स के सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इनके पता होने के बाद ही आपको लॉज अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब एक और शब्द है आपका एमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेशन के साथ एक चीज और जोड़ दीजिए, बैगिंग भी साथ में समझ में आ जाएगा आपको। एमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। अब जैसे मैंने बताया था आपको कल, मेंडल ने क्या किया, मेंडल एक चर्च में प्रीस्ट थे, तो उनका बहुत आसपास ग्रीनरी थी, बहुत सारे प्लांट्स उनको दिखाई देते थे, तो उन्होंने बहुत सारे दिमाग में आइडियाज उनके प्लांट्स को देख देख के आते रहते थे कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे ये अलग अलग मटर के पौधे लगे हैं ढेर सारे। उन्होंने मटर को चूज क्यों किया, क्योंकि एक तो बाइसेक्चुअल प्लांट था, ये सबसे इजी था, दूसरा एनुअल प्लांट था, जल्दी ग्रो कर जाता था, और तीसरा 7 ट्रेड्स थे मटर में, पी प्लांट में 7 ट्रेड्स थे, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। बाकी और प्लांट्स में उतने ट्रेड्स डिफरेंट डिफरेंट नहीं मिल रहे थे। पाइसम सटाइवम को लेने के 3 रीजंस मेन थे, पहला बाइसेक्चुअल था, दूसरा उसमें 7 ट्रेड्स थे, और तीसरा एनुअल प्लांट था और उसका फटाफट ग्रोथ हो जाती थी, और वो कंडीशनल भी कि आराम से, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिसीज्ड प्लांट हो कि बहुत जल्दी जल्दी उसकी वो खराब हो जाए सारी की सारी। तो जब मेंडल ने पी प्लांट को लिया और उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए पाइसम सटाइवम पर ढेर सारे, तो ऐसा तो है नहीं कि 2-4 प्लांट्स में ही सारा आ गया होगा, 10-20 हज़ार प्लांट्स खराब किए, रिजल्ट्स आए। तो अब जब उन्होंने शुरुआत की, पहले जीन इनहेरिटेंस जैसे हम लिखे उसको, सिंगल, जब उन्होंने पी प्लांट लिया तो पी प्लांट के लिए तुरंत तो रिजल्ट ऐसे आ नहीं गए। F1 F2 F3 जनरेशन, जब वो फाइलियर जनरेशन लानी है, उसके पहले भी तो कुछ काम करना पड़ेगा, तब तो वो डिजायर्ड ट्रेड्स ला पाएंगे। तो उन्होंने उसके लिए सबसे पहले एमेस्कुलेशन किया। अब चूंकि मटर पी प्लांट कैसा है, बायसेक्चुअल है, पी प्लांट आपका बायसेक्चुअल है, इसमें फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, यानी कि एंड्रोशियम भी है, गायनोशियम भी है, एंथर भी है, पॉलन ग्रेन्स भी है, दोनों चीजें। अब एमेस्कुलेशन का मतलब होता है फीमेल पार्ट को रिमूव कर देना। किसको रिमूव कर दिया इन्होंने, इसमें से फीमेल पार्ट को रिमूव कर दिया, और मतलब क्या हटा दिया उसमें से, एंथर्स हटा दिए उसके, और पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के लिए। अब जैसे एक चीज कोई हटा दी तो वहां अब क्या बचा, सिर्फ एक ही बचा। रिप्रोडक्शन में बायसेक्चुअल जो प्लांट था, बायसेक्चुअल की जगह वो क्या बचा, यूनिसेक्सुअल बचा। अगर वो सेम दोनों रहेंगे तो वो क्या कर लेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से प्योर रिजल्ट नहीं चाहिए, तो मेंडल ने जब भी रिजल्ट स्टार्ट किए, जब भी प्रोसेस स्टार्ट किया, तो उन्होंने हमेशा क्या किया, पहले सबसे पहले जो शुरुआत की वो प्योर प्लांट से की, तो होमोजाइगोट बनाए। एक शब्द है होमोजाइगोट। होमोजाइगोट में क्या होगा, जैसे आप कैपिटल टी भी देखे थे अभी और कैपिटल टी स्मॉल टी भी देखे थे, तो होमोजाइगोट क्या होगा, प्योरिटी होगी जब। तो उन्होंने हमेशा शुरुआत कहाँ से की, जो मैं बताना चाह रही थी, प्योर प्लांट से, कि उन्होंने कैसा प्लांट लिया पहले,
होमोजाइगोट प्लांट लिया, फिर उसमें से एक पार्ट हटा दिया, अब उसमें क्या बचा, सिर्फ एक पार्ट बचा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इमेस्कुलेशन। एक सेक्स को हटा दिया, उसमें से दूसरा बचा, इट इज कॉल्ड नाउ यूनिसेक्सुअल। तो दूसरा वाले के लिए क्या करेंगे, उस प्लांट का नहीं लेंगे, उसको तो फिर उन्होंने हटाने के बाद क्या कर दिया, बैगिंग कर दी। ये प्लांट है, सपोज करो यहाँ से हटा दिया, तो उसको ऊपर से पॉलिथीन से बांध दिया, कवर कर दिया, बैगिंग कर दी, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन तो खत्म पहले ही हो गया था, किसी और प्लांट का भी कुछ ना आ जाए। फिर उसके बाद उन्होंने उसको जब क्रॉस फर्टिलाइज कराया, अपने डिजायर्ड प्लांट के पॉलिन ग्रेन्स डाले, उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जो रिजल्ट आया उसको उन्होंने क्या माना, उसको पेरेंट प्लांट ले लिया, उसको क्या बोलेंगे वो। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे, जो मेंडल ने अपनी शुरुआत की वो उसके लिए क्या बना लिया, अपने हिसाब का एक पौधा तैयार कर लिया। अब इसके बाद वो जनरेशंस जो लाएंगे वो F1 F2 जनरेशंस, यानी कि उसके हिसाब से फिर वो लॉज देंगे। तो इमेस्कुलेशन क्यों किया, रिजल्ट की प्योरिटी के लिए, कि उनको जो डिजायर्ड ट्रेट चाहिए वो डिजायर्ड ट्रेट उनके पास उपलब्ध हो जाए। तो इमेस्कुलेशन प्लस बैगिंग कर दी, उसको बांध दिया, दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन्स उसमें ट्रांसफर किए, उसके बाद वो क्रॉस फर्टिलाइज होगा, तो जो सीड्स कलेक्ट क्या बनेंगे, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेंगे, सीड्स बनेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट के बाद तो वो सीड्स मतलब मटर मिल गई उनको, उस मटर को उन्होंने फिर जब बोया तो जनरेशन निकली, उसको क्या नाम दिया, फिर F नाम दिया। उसके बाद फिर F1 F2 जनरेशन आपकी आएंगी, तो क्या कहला देगा, उसको बोल देंगे पेरेंट प्लांट, या आप P बोल दो या आप F बोल दो, जो आप चाहे अपने हिसाब से उसको बोल सकते हो। अब आते हैं आपके मेंडल्स लॉ। अब जो मेंडल ने प्लांट लिया, क्या लिया, एक टॉल लेंगे और एक डॉर्फ लेंगे। अल्टरनेटिव ट्रेड्स की बात अपन पहले ही कर चुके हैं, कि जब हमें किसी भी चीज को रिजल्ट्स के फॉर्म में चाहिए तो हम उसके दो अल्टरनेटिव्स लेंगे। ट्रेड तो एक ही है, टॉलनेस मतलब हाइट है, ट्रेड तो एक ही हो गया। पहले लॉ के लिए हेरिडिटरी में उन्होंने लिया, सबसे पहले जो ट्रेड लिया उसको नाम दिया हाइट। हाइट के दो ट्रेड लिए, टॉलनेस और डॉर्फ। टॉल को अपन अभी बार बार क्या लिख रहे थे, कैपिटल टी मिक्स कर दिया। डॉर्फ को क्या लिख रहे थे, स्मॉल टी। अब जब इन दोनों को क्रॉस फर्टिलाइज कराएंगे, अब इनसे हमें क्या बनाना है, पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले क्या बनेंगे, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, इसको ब्रेक कर दो, तोड़ दो, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इट इज कॉल्ड गैमेट फॉर्मेशन। तो पहले का क्या बना, ये दो कैपिटल टी बन गए आपके पास, इससे भी क्या आ जाएंगे, दो स्मॉल टी आ जाएंगे। अब हम इनको क्रॉस फर्टिलाइज या पॉलिनेशन जो भी कराना है, तो रिजल्ट्स जो बनेंगे अभी, पहले इसको करा दिया डायरेक्ट। चारों कैसे आने हैं, चारों सेम आने हैं, सब में कैपिटल टी स्मॉल टी। तो किसी को भी पहले लिख दे तो लाइन से चारों एक साथ बिना सोचे समझे लिख देते हैं। आ गया। अब ये कौन सी जनरेशन कहलाएगी इनकी, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन। सारे प्लांट कैसे हुए, देखने में कैसे रहेंगे, टॉल। हेट्रोजाइगस वर्ड क्यों बोलेंगे बार बार, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन है। अभी कोई भी उनकी इंडिविजुअलिटी शो नहीं हो रही, कोई भी उन्होंने अपना अस्तित्व नहीं दिखाया, अभी वो मिसलेनियस है, सब एक्सेप्ट कर लिया। जो ट्रेड थे सारे के सारे उन्होंने अंदर डाल लिए, छोटा है बड़ा है उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं लंबा हूं या मैं
छोटा हूं तो वो कैसा प्लांट हो गया, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट सारे के सारे आएंगे। इस जनरेशन को बोलेंगे F1 जनरेशन। तो हम पहले वाले को जैसे कि मैंने बोला था P भी बोल सकते हैं। आप पेरेंटल जनरेशन बोलना चाहो तो P बोल दो, आप F बोलना चाहो तो आप उसको F बोल दो कि हम या तो F को क्रॉस करा रहे हैं तब F1 रिजल्ट आ रहा है, या हम पेरेंटल क्रॉस करा रहे हैं तब हमारा रिजल्ट F1 आ रहा है। अब यहाँ पर सारे प्लांट टॉल आए तो किसका अस्तित्व दिखाई दे रहा है, टॉलनेस का। हाइट का जो ट्रेट हमने लिया उसमें डॉर्फ कहीं खो गया। डॉर्फ अपने आप को लड़ाई करने के बाद भी साबित नहीं कर पाया, नहीं जीत पाया, डॉर्फ कहीं खो गया। टॉल ही टॉल शो हो रहा है तो हम इस लॉ को नाम देंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, जो प्रभावी लक्षण पहली जनरेशन में शो होगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, तो उसको हम लॉ का नाम दे देंगे मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटरी में लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है यहाँ पर, डोमिनेंट लिख दो कैपिटल टी को यहाँ पर। अब डोमिनेंट और रेसेसिव क्या है, मैंने बताया था थोड़ा बहुत परसों। डीएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। आरएनए तो बनाएगा, साथ में प्रोटीन बनाएगा। अब जब डीएनए प्रोटीन बना रहा है तो एक मान लीजिए फादर वाला जो ट्रेट है वो अच्छा प्रोटीन बना रहा है, गुड प्रोटीन बना रहा है, तो वो आराम से मान लीजिए 100 ग्राम 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए, पूरा बना लिया उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो मैटरनल पार्ट का जीन है, जो मैटरनल पार्ट का ट्रेट है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, वो डीएनए प्रॉपर प्रोटीन नहीं बना पा रहा। वो कितना बना रहा, मान लीजिए 10 ग्राम ही बना पाया, 20 ग्राम ही बना पाया, तो जो 100 ग्राम बना रहा है वो डोमिनेंट होगा, या जो 10 ग्राम बना रहा है वो डोमिनेंट होगा। ऑब्वियस बात है, जो ज्यादा बना रहा है, जो 100 ग्राम बना रहा है वो डोमिनेंट जीन है, जो कम बना रहा है वो रेसेसिव जीन है। इस ढंग से ये शो हो जाएगा कि ये डोमिनेंट है या ये रेसेसिव है, किस ढंग से इनका प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरी चीज, म्यूटेशन भी इसी वजह से होता है। म्यूटेशन कब हुआ कि 2 ट्रेट लिए, अब दूसरा ट्रेट काम ही नहीं कर रहा। सपोज करिए कुछ ना कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम आ गई कि जो फादर का जीन है या जो मदर का जीन है, जो भी आपको चूज करना है, उसमें से एक जीन प्रोटीन बना ही नहीं रहा, और जो फादर वाला जीन है वो मदर वाले जीन को सपोर्ट नहीं करना चाहता। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 100 ग्राम प्रोटीन मैंने बना लिया, मैटरनल प्रोटीन 100 ग्राम बन गया, पैटर्नल प्रोटीन नहीं बना पा रहा। अब वो 100 ग्राम वाला भी सपोर्ट नहीं करना चाहता, बोला मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो अपने 100 ग्राम में खुश हूँ, मैं एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करूंगा। और वो तो मेहनत कर ही नहीं रहा है, वो तो प्रोटीन बना ही नहीं पा रहा है ना कहीं से भी। तो अब 100 ग्राम प्रोटीन अकेला रहेगा तो वो प्रॉपर टॉल तो होना ही नहीं, क्या हो जाएगा, ना टॉल ना डॉल। एक कॉन्सेप्ट समझाने की बात है, इससे रिलेटेड नहीं है आपका। अब अगर वो 150 ग्राम प्रोटीन बना लेता तो इसके हिस्से का 50 ग्राम बना लिया, 50 ग्राम फिर भी लेस है, या वो पूरी मेहनत कर ले 200 ग्राम प्रोटीन वो अकेले बना ले, इतना गुड काम कर ले, तो ये म्यूटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ये म्यूटेशन हो जाता है कि एक तो अच्छे से काम कर रहा है, एक नहीं कर पा रहा, तो डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट आ गए। अब दूसरे को सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा तो वो क्या हो गया, वो धीमे धीमे क्या चला जाएगा, म्यूटेंट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो वो प्रोसेस आगे जब भी आप पढ़ोगे, प्रोसेस इसमें लिंकेज वगैरह जब पढ़ोगे सब चीज़ें, तब आपको उसमें म्यूटेशन और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो पहला लॉ क्या पढ़ा हमने, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के हिसाब से हमने कौन सा ट्रेट लिया, हाइट का लिया। अब दूसरा, इसी को मैं रब करके लिखूं, ये जो जनरेशन हमें मिली है कौन सी जनरेशन मिली, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में प्लांट कैसे थे हमारे पास, हेट्रोजाइगस टॉल। रिप्रेजेंट किससे किया इसको हमने, कैपिटल टी और स्मॉल टी से। हमारा रिप्रेजेंटेशन आया जो कैपिटल टी और स्मॉल टी से आया। अब हमें F1 में क्या कराना है, सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम F1 में क्या कराएंगे, सेल्फ, ये जनरेशन हमारी F1 है, इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, यानी कि बाइसेक्चुअल प्लांट है तो मेल फीमेल दोनों उसी में है, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, एक बार हम कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देंगे, दूसरी बार भी हम क्या लिखेंगे,
कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्योंकि हमारे पास क्या है, ऑल प्लांट्स आर हेट्रोजाइगस टॉल, प्लांट लिख दो साइड में, ऑल प्लांट्स आर हेट्रोजाइगस टॉल। अब हम इनसे भी गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। किसी भी दो चीजें और उस दिन बताई थी, उसको भी करते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, दो शब्द याद आए, और फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिर आगे बढ़ते हैं। डिप्लॉइड क्या है? डिप्लॉइड जब मदर और फादर के क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई होने के बाद जाइगोट बनाएंगे, देन इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड, क्योंकि उसमें दोनों तरह के ट्रेड्स आ रहे हैं, दोनों तरह के जीन्स कंबाइंड है, तो वो डिप्लॉइड हो गया, डाई हो गया, डिप्लॉइड हो गया। हैप्लॉइड कब होगा? जब 23 क्रोमोसोम सिंगल है, आइदर दे बिलोंग टू पैटर्नल फॉर्म, आइदर दे बिलोंग टू मैटरनल फॉर्म, या तो ये मदर के 23 प्योर हैं या ये फादर के 23 प्योर हैं, तब इसको क्या बोलेंगे हम? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड हमेशा क्या होगा? होमोजाइगस। हैप्लॉइड हमेशा क्या होगा? होमोजाइगस, क्योंकि वो सिंगल को डिनोट कर रहा है। और डिप्लॉइड क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो वो कैसा हो जाएगा? डिप्लॉइड भी हो सकता है, हैप्लॉइड भी हो सकता है। हैप्लॉइड सिंगल सिंगल उसके पहले रहेगा, जैसे अपन ने कैपिटल टी के लिए लिया था, तो कैपिटल टी कैसे लिया? इस तरफ टॉल लिया, इस तरफ डॉर्फ लिया, तो जब सेपरेट सेपरेट है तब वो कैसे है? हैप्लॉइड है। और जहाँ गैमीट फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट बनाएंगे, तब वो कैसे हो जाएंगे? डिप्लॉइड हो जाएंगे। फिर अभी अपन ने जैसे रेशियो नहीं लिखा था, मैंने अब लिखेंगे, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनो मतलब फिजिकल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, मेकअप की बात हो रही है यहाँ पर। तो फिजिकल मेकअप अगर होगा तो कहलाएगा फिनोटाइप, यानी कि बाहर से प्लांट देखने में कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, डॉर्फ दिख रहा है, ये डजेंट मैटर कि उसमें रेसेसिव फॉर्म में क्या छुपा हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल अपीयरेंस, लुक कैसा है, अंदर के गुण अभी देखे ही नहीं जा रहे हैं। अभी तो जैसे शादी में नहीं लड़की दिखाने वाला सिस्टम होता है, तो मेकअप पोत के दिखा दिया कि वो अच्छी दिख रही है, शादी हो जाती है। फिर बाद में जब मेकअप उतरता है तो लड़की बिल्कुल कहते रहे बहुत बुरी तरह बेवकूफ बन गए। तो यहाँ पर भी ये प्लांट बढ़िया मेकअप करके फिनोटाइप सजे धजे खड़े हैं। दे ऑल आर टॉल। अब किसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा अभी। तो अभी लड़की सजी हुई दुल्हन बनी है, तो वो बढ़िया सुंदर लग रही है। इट इज कॉल्ड फिनोटाइप, फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होगा मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। फिर आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब क्या रोल आ गया? जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो गई उसमें, यानी कि जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट होना शुरू होंगे। तो जेनेटिक में मेकओवर जब आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? जीनोटाइप। जीनोटाइप रेशियो हमेशा अलग होता है और आपका फिनोटाइप रेशियो हमेशा अलग होता है। अब इनके गैमेट्स जो बने वो कैसे बने? एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, इसमें भी सेम बनेंगे। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? एक से करते हैं दूसरे को, इसमें थोड़ा अब यहाँ पर पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। पनेट स्क्वायर कहाँ से आ गया? अचानक टपक पड़ा। शादी में आ जाते हैं ना कुछ लोग एक्स्ट्रा, जो एक पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते तो दूसरे पंडित जी आते, नहीं तुम गलत मंत्र पढ़ रहे हो। तो अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो काम से थोड़ा थोड़ा तो मैं बीच में एंटरटेन कर रही हूँ, क्योंकि जेनेटिक्स थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा सा सबसे, एक बायोटेक्नोलॉजी हुआ, जेनेटिक्स हुआ, थोड़े से टफ वैसे टॉपिक्स हैं जो बोरिंग टाइप लगते हैं, एक ही चीज, और थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन आ ही जाता है इसमें। यहाँ प्रोबेबिलिटी काम करेगी। क्या काम करेगी? आपकी प्रोबेबिलिटी। मैथ्स में पढ़ा होगा आप सबने। तो पनेट स्क्वायर किसने दिया? साइंटिस्ट थे रेजिनाल्ड पनेट, तो उनके नाम पर इसका नाम बना पनेट स्क्वायर, जिन्होंने ये शो, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ रही है, तो एश्योरेंस तो नहीं है कि यही होना है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होता है कि 50% ये होगा, 50% ये होगा। तो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आइडेंटिफाई करेंगे, जब जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे जनरेशन्स में, तो उसके लिए जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है आपका पनेट स्क्वायर, जो किस पे काम करता है? प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। इसको हम क्या बोल देंगे? पनेट स्क्वायर को जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जियोग्राफिकल नहीं, ग्राफिकल, सॉरी, शब्द गलत बोल जाते हैं कभी कभी। जियोग्राफिकल नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। of genetic characteristics, geographical representation of genetic characters।
अब कैपिटल टी को हमने कराया पहले, इससे क्या बन जाना है, कैपिटल टी पहला बना। अब इसको फिर हमने किससे कराया, सेकंड वाले से कराया। हाँ, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। अब हम इस पे आ जाते हैं, इसको इससे कराया, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमने इसको इससे कराया, स्मॉल टी। तो जब बारात दरवाजे पे आती है तो सब ऊपर से झांकते हैं। तो F1 जो जनरेशन थी अपनी लॉ ऑफ डोमिनेंस, थोड़ा थोड़ा झांक रहे थे कि कहाँ है अभी, दूल्हा कहाँ है, बारात कहाँ है। अब F2 जनरेशन जब आई तो सब निकल के बाहर आ गए। तो मैं छुप के क्यों रहूंगी, जैसे होता ना कि जो सबसे कबाड़ी बच्चा होता है घर का, खुरापाती होता है, कहते बारात में जब तक जयमाला ना हो जाए तो बाहर ना आ जाना। तो अब सब कूद के बाहर आ गए कि नहीं हम तो अपनी शैतानी करके मानेंगे। तो यहाँ पर डोमिनेंट भी आ गए, रेसेसिव भी आ गए, हेट्रोजाइगस भी आ गए, होमोजाइगस भी आ गए, कोई अंदर बंद नहीं है, सब उछल उछल के बारात देखने बाहर आ गए। अब आपका जो दूसरा लॉ बनेगा, F1 जनरेशन से हमने अब ये जो लिया है इसको हम क्या बोल देंगे नेक्स्ट। अब कौन सी जनरेशन आ गई आपकी, सेकंड फाइलियल जनरेशन, यानी कि F2 जनरेशन। पहली जनरेशन में क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या दिख रहा था हमें, सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। क्या दिख रहे थे, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। कोई भी डॉग दिखाई दिया था क्या हमें, नहीं दिखाई दिया था। यहाँ पर अब जो कैपिटल टी है, थोड़ा सा ऊपर लिख दूं क्या, मैं साइड में लिखूं, यहाँ लिख देते हैं। मैंने स्क्वायर बनाया था उसको किया नहीं, मैंने अलग अलग नहीं लिखा, इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। वैसे आप चाहें तो कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे ही लिखा जाएगा इसको, क्लियर। कैपिटल टी, फिर दूसरा क्या आ गया, अब ये जो कैपिटल टी है इट इज कॉल्ड प्योर टॉल। कैसा प्लांट आ गया, प्योर टॉल या होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस वर्ड के लिए जगह कम थी, प्योर टॉल लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। अब ये कैसा आ गया, मिक्स्ड आ गया। इसको अपन, मैं सिर्फ हेट्रो अकेला लिख देती हूँ, हेट्रो। ये लिखने अपीयरेंस में कैसा होगा, टॉल। अपीयरेंस में हेट्रोजाइगस, ये भी कैसा होगा, टॉल। यहाँ पर होमो लिख देते हैं शॉर्ट में। किसी स्पेलिंग में AI छूटा हो तो आप ठीक कर लीजिएगा, लिखने में कभी कभी हो जाता है। प्योर टॉल, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस टॉल, ये भी कैसा होगा, H टॉल लिख दूं उसको, हेट्रो लिख देते हैं बस। अब नीचे क्या आ गया, ये लास्ट होमोजाइगस डॉर्फ। ये कितना है, 1, ये कितना है 1, ये कितने हैं 2। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद जो अगला लॉ उन्होंने नाम दिया, उसको नाम दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैंने बोला ना अभी तक जो छुपे हुए थे वो सब बाहर कूद कूद के आ गए कि हम नहीं छुप सकते, हमको तो बाहर निकलना ही है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एवरीथिंग इज सेग्रीगेटेड इन दिस जनरेशन। हर चीज इस जनरेशन में अलग अलग हो रही है। F2 जनरेशन अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए फेमस है। उसको नाम दिया गया सेकंड लॉ को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जैसे मान लीजिए हम इसको 100% ले लेते हैं, इसको हमने क्या लिया 100%। कौन सी जनरेशन की बात कर रहे हैं हम, F2 जनरेशन में प्लांट्स मान लीजिए 100%। 100% को 4 पार्ट्स में बांट लिया हमने। पहला कैसा आया, कैपिटल टी, तो कितना परसेंट हो गया 25%, एक ही है ना ये। दूसरा आपने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों कितने परसेंट पे आ गए, क्योंकि ये कितने प्लांट है 2। फिर लास्ट में क्या बचा, स्मॉल टी, ये कितने परसेंटेज पे आ गया 25% पे आ गया। ये क्या है, ये क्या है 1। तो 25, 50, 25, 100% प्लांट्स हो गए। तो पहला जो आपका टॉलनेस वाला फैक्टर है वो प्योर टॉल यानी कि होमोजाइगस टॉल प्लांट अलग हो गया। 2 ट्रेड्स लिए थे हमने, ऊपर क्या लिए थे, 2 ट्रेड्स लिए थे। डोमिनेंट में टॉल था, रेसेसिव में शॉर्ट था या डॉर्फ था। तो टॉल और डॉर्फ को अपनी एग्जिस्टेंस तो बचानी है ना, अभी तो वो भी छुप गई थी, कोई टॉल नहीं था कोई डॉर्फ नहीं था, लेकिन अपीयरेंस में वो टॉल दिख रहे थे। अब इन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी हाईलाइट कर दी
कि मैं प्योर टॉल हूँ, मैं इनमें मिक्स नहीं हूँ, तो 25% यानी कि 1 रेशियो आ गया। ये कैसे हैं? 55% हेट्रोजाइगस टॉल है, मिक्स्ड हो गए। ये होमोजाइगस डॉर्फ हो गया। तो जब हम इन रेशियोज की बात करेंगे, यहाँ लिख देती हूँ, फिनोटाइप रेशियो यहाँ पर लिखेंगे, जीनोटाइप फिनोटाइप यानी कि बताया था फिजिकल। तो 3 प्लांट कैसे दिख रहे हैं? टॉल। ये जो 3 हैं आपके, ये तीनों के तीनों हाइट में कैसे दिख रहे हैं? टॉल। फिजिकल अपीयरेंस में ये लंबे दिखेंगे, छोटा केवल एक दिखेगा। ये कैसा दिख रहा है? डॉर्फ दिख रहा है। तो फिनोटाइप रेशियो में 3 टॉल और 1 डॉर्फ रेशियो आ जाएगा 3:1। कैसा रेशियो आ गया? फिनोटाइप रेशियो 3:1। अब आती है जीनोटाइप की बात। जीनोटाइप में एक टॉल दिख रहा है प्योर, 1 टॉल। फिर दूसरा क्या आ जाएगा? रेशियो 2, 25% बताया था अभी, ये 50%, ये फिर 25%। ये कैसा आ जाएगा? टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रो टॉल। ये होमोजाइगस टॉल। ये कैसा आ जाएगा? होमोजाइगस डॉर्फ। अब ये रेशियो जो होगा, ये रेशियो होगा 1:2:1। ये कैसा रेशियो हो जाएगा? जीनोटिपिकली मेकअप हो गया 1:2:1। फिनोटिपिकली मेकअप हो गया 3:1। ये हमने जो कुछ भी लिया अभी कैसा लिया? सिंगल जीन इनहेरिटेंस से लिया। अभी हमने एक ही जीन की बात की है, दूसरा जीन तो लिया ही नहीं। तो ये कौन से क्रॉस हो गए? सारे के सारे जो मैंने पहले आपको बताया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको हम क्या बोल देंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। 1:2:1 यहाँ पर। इस लॉ को नाम दिया जाएगा, कहाँ लिखूं? F1 मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसा था आपका? फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब तीसरा लॉ आपका एक आएगा, उसके लिए पहले 2 चीजें और करते हैं। फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1। तो पहला लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने 10-20 हजार प्लांट्स पे रिसर्च की। पहले उन्होंने प्योर प्लांट बनाए, और जब उन्होंने शुरुआत की तो किससे शुरुआत की? प्योर प्लांट से, यानी कि होमोजाइगोट से उन्होंने अपनी शुरुआत की। 1 मिनट। तो मेंडल की थ्योरी ये 2 लॉ, पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसके हिसाब से लिए हमने? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से लिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बार बार हाइब्रिड वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अपने मनचाहे कैरेक्टरिस्टिक्स को पाने के लिए उसके लिए पहले प्रोसीजर किया और हाइब्रिड बना के फिर हमने उसको F1 जनरेशन F2 जनरेशन में डाला। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस मतलब 2 को फर्टिलाइज कराने को बोलेंगे हम लोग क्रॉस। इस साइड का मिटा दूं, ये अभी लिखा रहने दो। चलो अब साइड का ये टॉल डॉर्फ मिटा दो। क्रोमोसोम्स की पूरी थ्योरी यहाँ पर, लॉ ऑफ
डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्रोमोसोम के सारे जीन की थ्योरी काम करती है। क्रोमोसोम कितने तरह के होते हैं पता है? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पता है? फोर टाइप्स एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक किस नाम से दिए गए? सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से। किसी में सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में है, किसी में सेंट्रोमियर ऊपर चला गया, नीचे वाला पार्ट छोटा हो गया कॉइल्ड होके, तो उस हिसाब से इनको 4 पार्ट्स में बांटा गया। किस बेस के हिसाब से? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। और नंबरिंग के हिसाब से जो मैं म्यूटेशन की बात कर रही थी, जिसको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। म्यूटेशन में क्या होता है? कभी कभी किसी क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह गया, कभी कभी किसी क्रोमोसोम का नंबर 2.5 हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा जुड़ गया या कुछ भी एक्स्ट्रा घट गया, तो वो म्यूटेशन की फॉर्म में आ जाता है। अब आपके सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से तो 4 टाइप्स आपको याद है, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अब सेंट्रोमियर के नंबर्स के हिसाब से, सेंट्रोमियर के नंबर्स के हिसाब से पता है आपको क्रोमोसोम्स? मोनोसेंट्रिक, डायसेंट्रिक, ट्राइसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक। जब एक ही सेंट्रोमियर होगा क्रोमोसोम में तो हम उसको बोलेंगे मोनोसेंट्रिक। जब क्रोमोसोम में 2 सेंट्रोमियर्स होंगे तो हम उसको बोलेंगे डायसेंट्रिक। जब क्रोमोसोम में 3 सेंट्रोमियर्स होंगे तब हम उसको बोलेंगे ट्राइसेंट्रिक। और जब क्रोमोसोम्स में बहुत सारे होंगे तब हम बोलेंगे पॉलीसेंट्रिक। क्रोमोसोम्स पोजीशन के हिसाब से कितने तरह के हमारे? 4 तरह से, 4 टाइप्स। 4 टाइप्स क्रोमोसोम में आपके एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। अब नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के हिसाब से कितने तरह के होते हैं? मोनोसेंट्रिक, डायसेंट्रिक, ट्राइसेंट्रिक और पॉली। ट्राई को पॉली में इंक्लूड भी कर सकते हैं आप, चूंकि 2 से ज्यादा को हम पॉली में मान लेते हैं, तो आप चाहें तो ट्राई को पॉली में इंक्लूड भी कर सकते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं काहे पे कॉइल्ड होते हैं, अपन पहले भी बात कर चुके हैं, हिस्टोन प्रोटीन पे। तो किसी भी जीन को बनाने के लिए, किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए, किसी भी डीएनए से आरएनए को बनाने के लिए, जब हमारी क्लास परसों थी तब मैंने बताया था कि जीन क्या है? डीएनए का वो सेगमेंट है जो एक कंप्लीट आरएनए बनाने के लिए कैपेबल हो। सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन है जीन की वो यही है कि एक ऐसा सेगमेंट डीएनए का जो एक प्रॉपर आरएनए बनाने के लिए कैपेबल हो, एक प्रोटीन बनाने के लिए कैपेबल हो, उसको हम जीन कहते हैं। तो अब आपका जीन प्रोटीन भी बना रहा है, आरएनए भी बना रहा है। 3 तरह के आरएनए होते हैं, आपको पता ही है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आरआरएनए के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइबोसोमल आरएनए के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ये डजेंट मैटर कि जीन आपका प्रोटीन बना रहा है तो वो कौन सा आरएनए बना रहा है, कोई भी आरएनए के लिए रिप्रेजेंट करेगा कि ये आरएनए बन रहा है। तो क्रोमोसोम्स जब म्यूटेट होंगे, पोजीशंस लेंगे, तो क्रोमोसोम्स कॉइल्ड होने के समय है, मैंने बताया कंडेंस फॉर्म। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमेटिन थ्रेड्स के फॉर्म में बिखरे होते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कैसे बिखरे होते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स के फॉर्म में, न्यूक्लियस के अंदर पार्ट है। जब ये फैले हुए बिखरे हैं तो ये थ्रेड्स कहला रहे हैं या क्रोमेटिन कहला रहे हैं। और जब ये कंडेंस हो गए, इकट्ठे हो गए, जुड़ गए, क्वाइल्ड हो गए, तब ये क्या बना रहे हैं? तब ये क्रोमोसोम्स बना रहे हैं आपके। और क्रोमोसोम पर पोजीशंस ले लेके बहुत सारे जीन्स आपके इकट्ठे, जीन्स और डीएनए आपके सारे के सारे रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद बात थी, हम लिखूंगी ऊपर का बेटा, तीसरा लॉ क्या है हमारा?
लॉ इंडिपेंडेंट ये इसके लिए अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा।